Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Prashabdi and I'm going to teach today Industrial Dispute Act 1947 का पार्ट 3। इससे पहले भी मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं एचआर कोड 55 के लिए पढ़ा रही हूँ, विच इज ऑल्सो माई चैनल नेम। इसी के साथ में अगर आपके किसी भी यूनिट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आता है या बोनस आता है या तो मिनिमम वेजेस एक्ट या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, डू गो एंड वॉच द अदर वीडियोज ऑल्सो। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने बहुत अच्छे से अलग अलग तरीके से बताया है कि आपको किस तरह से सेक्शंस याद करने हैं, और मैंने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया कि यूजीसी किस तरह से एग्जाम्स देखता है या क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट एंड वॉच इट। इसी के साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2A, चैप्टर नंबर 2B, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे नोटिस ऑफ द चेंज क्या है, मतलब कि नोटिस कब दिए जाते हैं जब चेंज लाना होता है किसी भी एम्प्लॉयमेंट में। अगर किसी को चेंज लाना है तो किस तरह से नोटिस देना होता है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसी के साथ में रेफरेंस ऑफ द सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स। इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो एक टू द ग्रेवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी, मतलब हमें पता चलेगा कि ग्रेवियंस क्या होते हैं, ग्रेवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी क्या होती है, ये हमें पता चलेगा इस सेक्शन में। इसी के साथ में रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट जो होता है, अभी तक हमने इसकी अथॉरिटी पढ़ी थी, बोर्ड कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स की मैंने अथॉरिटी बता दी है जो कि सेकंड वीडियो में ही है। लेकिन अगर आपने वो नहीं देखा तो गो एंड वॉच, क्योंकि अगर मैंने यहाँ आप इस वीडियो में पढ़े तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैंने पीछे क्या पढ़ाया था, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि बोर्ड क्या होता है, कोर्ट क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ में रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू द बोर्ड, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी डिस्प्यूट होता है, वो किसके पास जाएगा, बोर्ड कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के पास जाएगा। और वॉलंटियर आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट्स थ्रू द आर्बिट्रेशन, अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा हो तो मैंने वहां पे बताया भी था कि जो वॉलंटियर आर्बिट्रेशन होता है वो भी हम खुद से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जाते हैं और खुद से अपना रेफरेंस जो होता है डिस्प्यूट का वो आर्बिट्रेशन को देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में हम कंटिन्यू करते हैं, और ये रहा चैप्टर 4B, जो कि है प्रोसीजर्स, पावर एंड ड्यूटीज। प्रोसीजर का मतलब होता है कि जो बोर्ड कोर्ट जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, इनके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनके पास पावर कौन सी होती है, और ड्यूटी ऑफ अथॉरिटीज क्या क्या होती है। इनको अगर रिपोर्ट भेजनी होती है जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, तो वो कब भेजेंगे, कितने दिनों में भेजेंगे, ये सब प्रोसीजर्स है, ये सब पावर्स है इनके पास में। क्या इनके पास सिविल सूट के पावर्स होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस वाले में। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए एंड आई विल स्टार्ट द सेशन नाउ। अगर आपको सेक्शंस याद करें तो आप सिंपली यहाँ से सेक्शंस याद करें। 11A ये पूरे सेक्शंस दिए हैं। अगर आप किसी और के भी वीडियो से आप देख रहे हो ना, तो प्लीज ट्राई टू गो एंड अपलोड द द द होल सेक्शंस। आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड करिए, तभी आपको याद होगा कि अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद है। अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हो ना, तो वहां पे भी आप सीधा एक पूरा सेक्शंस लिखना। ठीक है, ये इस तरह से तो मुझे याद होता है, तो मैंने डेफिनेटली सोचा कि आपको भी ऐसे ही याद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे। सेक्शन नंबर 9A, दैट इज नोटिस ऑफ द चेंज, जो कि है हमारे लिए फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, आपको मैंने सारे फोर्थ जो भी 1 2 3 5 शेड्यूल्स है इस एक्ट में, मैंने वो पूरे अच्छे से पढ़ाया है आपको। प्लीज गो एंड थरो इट, मतलब उसको एकदम से दिल से याद ही कर लो कि वो उसमें क्या आता है। ठीक है, तो नोटिस ऑफ द चेंज जो है वो हमारे लिए है फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, किस में है, हमारे लिए फोर्थ शेड्यूल में। इसी के साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, नोटिस ऑफ द चेंज का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका नोटिस कितने दिन में जाना चाहिए, उसका नोटिस कितने दिन रहना चाहिए। ठीक है, और वो नोटिस जो भी दिया गया है वो कितने दिन तक रहना चाहिए ताकि चेंजेस आए तो पता रहे वर्कमैन को। ठीक है, तो नो एम्प्लॉयर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो कोई भी इफेक्ट ऑफ द चेंज, इफेक्ट एनी चेंजेस मतलब कोई भी चेंजेस ऐसे कंडीशन ऑफ द सर्विसेज में नहीं ला सकता अनलेस व्हेन, जब तक विदाउट गिविंग अ वर्कमैन लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय सच चेंज ऑफ नोटिस। अगर वो किसी वर्कमैन को चेंज आने वाला है तो उसका नोटिस नहीं दिया है, तो तब तक वो उस इफेक्ट को नहीं ला सकता। ठीक है, उसे नोटिस देना होगा पहले, वो एम्प्लॉयर को पहले नोटिस देना होगा वर्कमैन को। ठीक है, तो वो कितने दिन का होगा, विद इन 21 डेज। ठीक है, क्या बोला है, विद इन 21 डेज। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन बन चुका है, दिस इज द पीवाईक्यू। ओके, दैट हाउ मेनी डेज, विद इन हाउ मेनी डेज दैट एम्प्लॉयर नीड टू गिव द एप्लीकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ द चेंज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये 21 डेज। ठीक है, आप यहाँ पे आप जब भी नोट बनाएंगे आप पीवाईक्यू लिखेंगे। ठीक है, अभी बोला है कि अगर कोई भी चेंज नहीं आ सकता, कोई चेंज इसमें नहीं लाना है, अगर वो कोई चेंज है सेटलमेंट और अवार्ड से आया हुआ। ठीक है, आप ये जो चीजें आप जो चेंज करें वो किसी और के सर्विस में नहीं चेंज करेंगे अगर उनका सर्विस ऑफ चेंज हुआ है सेटलमेंट या अवार्ड से।
ठीक है ना। पावर टू गवर्नमेंट, मतलब पावर क्या है गवर्नमेंट की, वो किसी को एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब किसी को बोल सकते हैं कि इस स्टैब्लिशमेंट पे ये चेंजेस अप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कि वो बता सकती है कि किसी स्टैब्लिशमेंट में या किसी एनी क्लास ऑफ द वर्कमैन जो भी एम्प्लॉयड है इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में, उसमें इफेक्ट ऑफ ये जो चेंजेस आने वाले हैं वो नहीं लगेंगे। ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट से सो रिक्वायर, वो बोलेंगे कि नहीं लगना है या लगना है, वो बता देंगे। ठीक है, अगर इसमें लगना नहीं होगा तो वो भी बता देंगे, अगर उनको लगना होगा तो भी वो ये जो चेंजेस है वो लगेंगे तभी वो बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज ओनली द पावर ऑफ गवर्नमेंट, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, setting up of grievance settlement authorities and reference of a certain individual dispute to such authorities, ये है सबसे बड़ा पीवाईक्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। मतलब इसमें से 4 क्वेश्चंस आते ही है, चलो 5 भी ले लो, आ ही सकता है। ठीक है, अब इसमें ये है चैप्टर नंबर 2B। ओके, चैप्टर नंबर 2B सेक्शन नंबर 9C। ठीक है, ओके ना। अब समझ लो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू व्हाट टू रिमेंबर इन दिस ऑल। मैंने हाईलाइट पहले ही कर दी है, मैं वापस से उसको हाईलाइट नहीं कर सकती, मेरा थोड़ा डार्क हो जाएगा। ठीक है, एवरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, अब क्या बोला है यहाँ पे, सेटिंग अप द ग्रेवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी। ग्रेवियंस का मतलब मैंने पहले भी बताया था इस पुराने वाले पार्ट में, कि ग्रेवियंस का मतलब होता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पे ग्रेवियंस है, मतलब कि किसी बात को लेकर उसको तकलीफ है, किसी बात को लेकर उसे कंप्लेंट है, उसे मन ही मन कंप्लेंट है, या उसके पास कंप्लेंट है, वो एचओडी के पास गया है, तो जो ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी है वो बिठाई जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट बिठाई गई है, क्या वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कितने लोग होने चाहिए, 20 और मोर वर्कमैन। कितने होने चाहिए, 20 और वर्कमैन। दिस इज पीवाईक्यू। ओके, दिस इज पीवाईक्यू ना। एक पहला पीवाईक्यू हो गया ना। shall have one or more grievance, मतलब 20 और more workmen। उसके बाद में क्या हो गया, रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रीवेंस की, किसकी बात कर रहा है, इंडिविजुअल की। ठीक है, अब ये जो है ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, अब ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप को लेके नहीं है, किसी डिपार्टमेंट को लेके, कि बहुत सारे लोगों को लेके नहीं है, ये इंडिविजुअल का ग्रीवेंस भी है। ठीक है, तो ये उसके लिए है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए है, कि जो रेफरेंस ऑफ द सर्टेन इंडिविजुअल, मुझे तकलीफ है, मैं जाऊंगी मेरे अथॉरिटी के पास में, तो वो अथॉरिटी कौन हो सकती है, ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी हो सकती है। ठीक है, जिसके पास जाके मैं अपनी दुख, अपना प्रॉब्लम बता सकता हूँ। ठीक है, कि मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा कहा, मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने वेजेस नहीं दिए, मुझे मेरे कॉन्ट्रैक्टर गलत तरीके का वेजेस दे रहे हैं, जो भी है ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी बिठाई जाती है। फर्स्ट थिंग क्या है, 20 और मोर ना। सेकंड थिंग क्या हो गई हमारे लिए, ये the grievance redressal committee shall consist of equal number of members from the employer and the workman। ठीक है, ये हो गया, बात तो सही है कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन के जो भी है इक्वल नंबर लोग होने चाहिए कमेटी में। The chairman of the grievance redressal committee shall be selected from the employer and from among the workmen alternately on rotational basis year। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको अगर ऑप्शंस में आ गए तो आपको पता होना चाहिए, इक्वल नंबर होने चाहिए और 20 और मोर होने चाहिए, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव या तो जो चेयरमैन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इसमें होना चाहिए, वर्कमैन में होना चाहिए, जो कि रोटेशन में होगा। ठीक है, फोर्थ चीज, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी शॉल नॉट एक्सीड 6। मैंने पहले ही यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, पीवाईक्यू है, दूसरा पीवाईक्यू मिल गया। ओके, यहाँ पे है शॉल नॉट एक्सीड मोर देन 6। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर 6। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ, आप लिख लेना। Now, no, even if anything contained in the section, the standing up of the grievance redressal committee shall not affect the right of the workman। यहाँ पे किसी भी right of the workman जो है उसको ये चीज affect नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिस provision के हिसाब से बता रहे हैं कि right of the workman यहाँ पे कहीं पे भी उसको affect नहीं करना चाहिए। Now, sixth, the grievance redressal committee may complete its proceeding in 30 days, within 30 days। ये भी दूसरा पीवाईक्यू है, थर्ड पीवाईक्यू मिल गया हमें, कि विद इन 30 डेज जो भी रिटर्न एप्लीकेशन मिली थी हमें, ग्रेवियंस मिला था जो भी हमें उस इंडिविजुअल से या उस पार्टी ऑफ द बंदे से, तो वो कितने दिन में सबको सॉर्ट आउट होना चाहिए, 30 डेज में। ओके, now 7, the workman who is aggregated
ऑफ द डिसीजन ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी, मतलब किसी भी उस एम्प्लॉय को या उस वर्कमैन को जिसको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, अगर समझ लो कि उसे उस डिसीजन से, रिड्रेसल कमिटी के डिसीजन से उसको वो पसंद नहीं है, उसको लगा कि नहीं मुझे यहाँ से कोई सोल्यूशन मिला ही नहीं, तो वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस एंड द एम्प्लॉयर शॉल, किसको बताएगा? वो एम्प्लॉयर को जाके बताएगा। एम्प्लॉयर क्या करेगा इसके बाद? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अपील, मतलब कि अगर उस वर्कमैन ने अगर उस एम्प्लॉयर के पास बोला है ना, तो विद इन दैट 1 मंथ उस अपील के 1 मंथ अपील, अब डिस्पोज ऑफ द सेम एंड सेंड अ कॉपी ऑफ द हिज डिसीजन टू द वर्कमैन कंसर्न। तो वो क्या करेगा? वहां जाके उसके बाद बताएगा कि ये डिसीजन है, और वर्कमैन को जाके बताएगा। ठीक है, 1 मंथ के अंतर्गत एम्प्लॉयर को भी काम करना है। तो तीसरा पीवाईक्यू क्या है हमारे लिए? 30 डेज। अच्छा, अब मैं बताती हूँ एक और चीज। Nothing contained in section shall apply to the workman to whom there is established grievance redressal mechanism in the establishment. ये याद रखने की जरूरत नहीं है, just you have to read. Now, हमारे हो गए 3 पीवाईक्यू। मैं पांचवा भी बता देती हूँ, और 4 और 5वां भी बता देती हूँ। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे ना एक ये है, अम, कि ये कब आया था। ठीक है, ये 2010 में इसका अमेंडमेंट हुआ था। ओहो, मेरा पेन को क्या हो गया? हाँ, 2000, मैं लिख भी नहीं पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। लेकिन अब आपको ये कह रहा है 2010 में इसका अब अमेंडमेंट आया था, ये अमेंडमेंट ठीक है 2010 का। तो आपको क्या याद रखना है इसमें से? 9C में कब हुआ था अमेंडमेंट? 2010 में। ठीक है, इंडिविजुअल डिस्प्यूट को लेकर 2010 का अमेंडमेंट है। ठीक है, ये होगा चौथा क्वेश्चन। उसके बाद 5th क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये किस चैप्टर में आता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2P। ठीक है, तो मैं भी फिर से यहाँ पे, मैंने पिछले इसे बताया था, ये एक क्वेश्चन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया। यहाँ पे इसके नाम नाम और नाम लिख दिए जाएंगे। अब समझ लो कि जो 9C है ये 9C है। अब बोलेंगे कि 9C क्या है, तो वो क्या है? फिर समझ लो कि यहाँ पे ग्रेवियंस लिखा हुआ है, ग्रेवियंस ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ऐसे आपको टिक मार्क करने के लिए आएगा मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो ये हो गए 5 क्वेश्चन। यहाँ से सीधे सीधे 5 क्वेश्चन बनते हैं, और 6 भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना मुझे लगता है मोस्टली इतने ही क्वेश्चन आते हैं। इस पूरे स्लाइड में से कम 5 क्वेश्चन बन गए आपके, और 5 क्वेश्चन आपके कंफर्म भी हो गए। अगर आपके इस 5 क्वेश्चन में से कुछ भी आ गया, तो यू विल गेट द 2 मार्क्स। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, इसलिए ना, चैप्टर नंबर 3 हम शुरुआत करें चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 2A और 2B खत्म हो गया है, सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल द सेक्शंस। नाउ सेक्शन नंबर 10 क्या बोल रहा है? रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट होता है, उसके बाद अगर कंसिलिएशन भी हो गया, समझ लो आर्बिट्रेशन भी हो गया, अब क्या? अब सारी चीजें जो है वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स तक जा रही है, तो वो कैसे होगा? रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में कैसे होगा? कितने लोग का वर्कमैन होगा? तो ये बताया गया। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज एन ओपिनियन दैट एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और अपरेंट इट मे एट एनी टाइम। अगर किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि अब हमें ऐसा लगता है कि जो बोर्ड या कोर्ट या तो लेबर कोर्ट या तो ट्रिब्यूनल है, इन्हें कब कब बताना होता है कि कौन सी प्रॉब्लम्स पे, कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये सेटलमेंट है, ये चीजें किसके पास जानी चाहिए। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हमें वो बताती है। तो बाय राइटिंग बोर्ड के लिए क्या होगा? प्रमोटिंग अ सेटलमेंट देयर ऑफ। ठीक है, सेटलमेंट के लिए अगर करना होगा तो बोर्ड के पास जाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए अगर इंक्वायरी करनी होगी, किसी भी डिस्प्यूट को लेके डीप डाउन करनी होगी, तो वो इंक्वायरी के लिए जाएंगे। अगर लेबर कोर्ट के मैटर्स होंगे तो सेकंड शेड्यूल के पास जाएंगे। सेकंड शेड्यूल से जो भी कंसिस्ट होंगे, सेकंड शेड्यूल में जितने भी दिए हुए हैं ना, क्या बोलते हैं, मैटर्स दिए हुए हैं ना, वो जो है लेबर कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स फॉर द एजुकेशन, मतलब कि अगर समझ लो सेकंड शेड्यूल में या थर्ड शेड्यूल में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये जैसे वेजेस को लेके है, टाइमली लेकर है, इन सब को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो मैटर्स किसके पास जाएंगे? ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे। एंड प्रोवाइडेड दैट where as a dispute related to any specified in the third schedule, ठीक है, थर्ड शेड्यूल, एंड इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द मोर देन 100 वर्कमैन। ठीक है, ये पीवाईक्यू है। दिस इज द पीवाईक्यू। ओके, कितने अगर थर्ड शेड्यूल है, आप समझ लो किसी वेजेस को लेके थर्ड शेड्यूल है, थर्ड शेड्यूल में वेजेस आते हैं। ठीक है, अगर थर्ड शेड्यूल में वेजेस को लेके कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो अफेक्ट नहीं करता है मोर देन 100 वर्कमैन को। ठीक है, किसी भी 100 वर्कमैन को वो जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो जो अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो समझ लो 100 से कम है, मतलब समझ लो 80 लोग हैं, 80 वर्कमैन पे ये चीज अफेक्ट हो रही है, तो वो क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इट मे थिंक फिट्स मेक अ रेफरेंस टू द लेबर कोड।
ठीक है। लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गए तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि इंडस्ट्रियल ही देखेगी। लेकिन अगर समझ लो कि लेबर कोड ऐसा कह रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि अगर 100 से कम हो रहे हैं, नॉट मोर देन 100 वर्कमैन, देन इट विल बी रेफरेंस टू दी लेबर कोड। ठीक है, ये इतना ही है रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट में। ओके, now सेक्शन नंबर 10A, दैट इज वॉलंटियर रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट टू द आर्बिट्रेशन। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको आर्बिट्रेशन और सेटलमेंट के ऊपर में मैंने सेकंड दो अलग अलग तरीके बताए थे कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, सेटलमेंट क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो गो एंड वॉच। ठीक है ना। आर्बिट्रेशन का यहाँ पे काम क्या होता है, जैसे कि एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और अपेरेंट एंड the employer and the workman agree to reference the dispute to the arbitration। मैंने क्या कहा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो अपना रेफरेंस देते हैं डिस्प्यूट का अपने आर्बिट्रेटर को, आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। तो वो खुद से जा रहे हैं, खुद के अपने इस पे जा रहे हैं कि नहीं हमें देना है, उनको देना है, हमें आर्बिट्रेशन के पास जाना है, हमें कंसिलिएशन के पास नहीं जाना है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना वो आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात लिख दी गई है कि कौन जा रहा है, एम्प्लॉयर जा रहा है और वर्कमैन जा रहा है, किस पे जा रहा है, एग्री होके जा रहा है, एग्री होके जा रहा है, ठीक से खुद से ही एग्री होके जा रहे हैं। सो दे मे एट एनी टाइम बिफोर द डिस्प्यूट हैज बीन रेफर टू द सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 क्या था, जो भी पिछली बार हमने पढ़ा कि वो रेफरेंस ऑफ अ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, वो सब होने से पहले ही वो आर्बिट्रेशन के पास जाए। उन्हें लगता है कि हमें बोर्ड, कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के पास नहीं जाना, तो ये सब होने के पहले वो इनके पास आ जाए। ठीक है, ताकि रेफरेंस ना जाए कोर्ट तक और ट्रिब्यूनल्स तक, नेशनल ट्रिब्यूनल्स तक। by the written agreements by the written agreements refer the dispute to the arbitration and refers such to be such person or the persons including the preceding officer, labor court tribunals और national tribunals। वो कोई भी tribunals होंगे या तो national tribunals में जो भी preceding officers बिठाते हैं उनके सामने as an arbitrator और arbitrators, ठीक है, कहीं से भी हो सकता है, and specified in the arbitration agreements। ठीक है, तो ये बात इतनी बोली गई है कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो एम्प्लॉयर वर्कमैन एग्री, खुद से एग्री करके वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन तक लेके जाते हैं ना। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1, ये सबसेक्शन 1 है, शॉल बी इन द फॉर्म ऑफ, शॉल बी साइंड, ठीक है, साइंड बाय द पार्टीज। जो भी अवार्ड आता है, जो भी एग्रीमेंट होगा, वो क्या होगा, साइंड होगा बाय टू पार्टीज। अ कॉपी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीड शॉल बी फॉरवर्डेड टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक जाएगा। एंड द कंसिलिएशन ऑफिसर किसके पास जाएगा, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा। एंड द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शॉल विद इन द 1 मंथ, कितने 1 मंथ में, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कॉपी पब्लिश द सेम टू ऑफिशियल गजाट, कि ये वाला सेटलमेंट यहाँ आ गया है, इस वाले डिस्प्यूट में यहाँ आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से विद इन द 1 मंथ में ये आ गया है। ठीक है, तो ये किसकी ड्यूटी है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो खुद ही 1 मंथ में पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गजाट्स में ना। Where an industrial dispute has been referred to the arbitration and the notification has been issued, the appropriate government may by order prohibit the continuance of any strike or lockout in the connection of such dispute and may in the existence of the date of references। Now, ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि जैसे कोई कंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा है या कोई पोर्ट ऑफ कंसिलिएशन चल रहा है, उस वक्त उस बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि इसके बीच में आप यहाँ पे स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते। स्ट्राइक और लॉकआउट क्या होता है ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया, आपने नहीं देखा है तो डू एंड गो वॉच, उस पूरे इसमें देखने की कोशिश करना। लॉकआउट का मतलब मैं बता देती हूँ, स्ट्राइक का मतलब आपको पता होगा। लॉकआउट का मतलब फिर से बता देती हूँ, लॉकआउट का मतलब होता है कि जो कि एम्प्लॉयर के पास होता है, ये हक होता है एम्प्लॉयर के पास में कि मुझे आपकी जिद नहीं माननी है, मुझे लगता है कि ये गलत जिद है, मैं ये डिपार्टमेंट ही क्लोज कर रहा हूँ, या तो मैं इसका इसका टेम्परेरी क्लोजनेस कर रहा हूँ, या तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका काम बंद करा रहा हूँ। जो कि किसके पास है, ये चीज करने की किसके पास पावर है, लॉकआउट करने की, ये है एम्प्लॉयर के पास है। तो लॉकआउट का मतलब क्या होता है कि लॉक कर देना है और आउट कर देना है, उनको बोलना आप करते रहो आपका स्ट्राइक, मैं भी यहाँ से अपना बंद कर रहा हूँ, मुझे आपकी भी जिद नहीं माननी। जो भी है ये लॉकआउट का मतलब ये होता है। ठीक है, इन एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंस मतलब कि अगर कोई आर्बिट्रेशन चल रहा है तो आप ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट खुद बता सकती है कि आप अपना ये जो डिस्प्यूट है, आप जो अपना स्ट्राइक है और जो लॉकआउट है, आप इसको प्रोहिबिट करें, आप इसको बंद करें, आप इसको नहीं कर सकते जब ये कनेक्शन ऑफ द डिस्प्यूट जो भी इसका अवार्ड या एग्रीमेंट चल रहा है, जो भी सोल्यूशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करें, आप इसके बीच में स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज हो गई 10, सेक्शन नंबर 10A। इसमें से 3 क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन क्या है कि डिस्प्यूट ऑफ द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के पास कब जाते हैं, जब वो खुद एग्री होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन एग्री टू रेफरेंस टू द डिस्प्यूट ऑफ द आर्बिट्रेशन। ठीक है, तीसरी दूसरी चीज ये हो गई कि जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कितने दिन में उनको पब्लिश करना होता है, 1 मंथ में करना होता है। ठीक है, 1 मंथ में।
ना। और तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज यहाँ से क्या हो सकती है? बस इतना ही है। सॉरी, दो ही क्वेश्चन यहाँ में मुझे भी मिल रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, हाँ सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। सेक्शन नंबर 10A ही एक एक PYQ है आर्बिट्रेशन के पास जाने के लिए। कौन सा है? सेक्शन नंबर 10A। दिस इज द PYQ। ओके, मैं भूल गई थी। तो ये तरह से तीन क्वेश्चन हो गए। ना। चैप्टर नंबर 4, सेक्शन नंबर 11, प्रोसीजर। एक मिनट में कलर बदल देती हूँ। प्रोसीजर एंड द पावर ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। क्या बोल रहा है? प्रोसीजर क्या है, पावर्स क्या है, कंसिलिएशन ऑफिसर की, बोर्ड की, कोर्ट की और ट्रिब्यूनल्स की। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट टू एनी रूल्स दैट मे बी मेड इन द बिहाफ ऑफ एन आर्बिट्रेटर, a board, a court, national tribunals, or such follows. Such procedures are arbitrator or other authority concerned may think fits. दूसरी चीज क्या कर रहा है? कंसिलिएशन ऑफिसर ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड, कोर्ट और द प्रिसीडिंग ऑफिसर, लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल्स मे फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। प्रोसीजर में बोल दिया गया है कि पावर ऑफ द इंक्वायरी, मतलब उसके पास अगर कोई पर्पस है, उनको इंक्वायरी करनी है, तो उनके पास क्या है कि वो खुद एंटर हो सकते हैं प्रेमाइसिस में। ठीक है, एंटर हो सकते हैं, डिस्प्यूट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये हो गए उनके प्रोसीजर्स और पावर। ठीक है, और क्या चीज है? सेम पावर एज वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट। क्या है पावर उनके पास में? सिविल कोर्ट की। उन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो क्या पावर होगी उनके पास में? सिविल कोर्ट की। ये क्वेश्चन नहीं आता, पर बता देती हूँ। हम मतलब हम सब बताते ही है, जब पढ़ते तो हम बताते ही है। सो इन एवरी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बोर्ड कोर्ट, ट्रिब्यूनल shall deem to be a judicial proceeding and into the meaning of section number 23 Indian Penal Code। ठीक है ना। A conciliation officer may enforce the attendance। क्या पूछ रहा है वो? क्या बोल रहा है? enforce the attendance। कंसिलिएशन ऑफिसर को कुछ चीज पता करनी है, वो अटेंडेंस देख सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एनी सच पर्सन और द कॉल एंड इंस्पेक्ट द एनी डॉक्यूमेंट्स। क्या बोल रहा है? एनी डॉक्यूमेंट्स भी कर सकता है। कंसिडरिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इननेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी अवार्ड। अगर कोई कोई अवार्ड आया था, क्या उसका उसको वेरीफाई करने के लिए वो जा सकता है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। Section number 11A, that is power of the labor court, tribunals, national tribunals to give appropriate relief in the case of discharge or dispensal of a workman। ठीक है, ऑफ वर्कमैन। तो अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चल रहा है जो कि रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज और डिस्पेंसल है, वर्कमैन हैज बीन रेफर टू द लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स। उसका जो वर्कमैन का जो प्रॉब्लम है वो किसके पास चल रहा है? समझ लो लेबर कोर्ट के पास चल रहा है, नेशनल के पास चल रहा है, या तो ट्रिब्यूनल्स के पास चल रहा है। ठीक है, तो वो जो केस चल रहा है, उसके दौरान, उस प्रोसीडिंग के दौरान पे, अगर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल से नेशनल ट्रिब्यूनल को लगता है कि इट इज सेटिस्फाइड दैट कि जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और डिस्पेंसल आया है वो जस्टिफाइड नहीं है, नहीं लग रहा है जस्टिफाइड, थोड़ा सा, ठीक है, वॉज नॉट जस्टिफाइड, तो बाय इट्स अवार्ड वो ये ऑर्डर जो है डिस्चार्ज ऑफ डिसमिसल का या तो डायरेक्ट री इंस्टेंटमेंट का, वर्कमैन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस इट मे थिंक फिट्स सच गिव सच अदर रिलीफ टू वर्कमैन इंक्लूडिंग द अवार्ड ऑफ एनी लेसर पनिशमेंट। ठीक है, कोई लेसर पनिशमेंट और थोड़ा सा रिलीफ देने की, जो प्रोसेस में देने की जो बातें, अवार्ड देने की, उसके साथ ही ये बता देंगे कि नहीं इनको थोड़ा सा रिलीफ दीजिए इस चीज के लिए। तो ये चीज क्या हो गई? ये कौन कर रहा है? ये पावर है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स की। जो वहां पे जज बैठते हैं ना, वो उनकी प्रिसीडिंग ऑफिसर जो बैठते हैं वो लोग ये सब बताते हैं ना। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अंडर द सेक्शन नंबर लेबर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, any such shall rely on the materials or recorded such shall not take any fresh evidence in the relation to the matters। ये PYQ बन सकता है विद इन द लाइन्स, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे ना उन बीच में लाइन्स में पूछ सकता है कि क्या जब कोई केस चल रहा है तो क्या फ्रेश एविडेंस इन द रिलेशन टू द मैटर्स लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। ठीक है, शॉल नॉट। ओके, हाईलाइट कर दिया, आप लिखेंगे। ना, सेक्शन नंबर 12। ओहो, सेक्शन नंबर 12, ड्यूटीज ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी क्या है कंसिलिएशन ऑफिसर की? यहाँ से शुरुआत होती है उनकी ड्यूटीज की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? रेफरेंस पढ़ा था। ठीक है, अब ड्यूटीज में क्या हो रहा है कि अब वो रिपोर्ट कब कब देंगे,
ठीक है, वो रिपोर्ट किसको देंगे, वो रिपोर्ट कब तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंच जानी चाहिए, ये इसके बारे में दिया। ठीक है, तो वेयर एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट और इन अपरेंट द कंसिलिएशन ऑफिसर मे एंड डिस्प्यूट कंसिलिएशन to the public utility services and the notice under section number 22 has been given shall hold conciliation proceeding in the prescribed manner। क्या बोल रहा है वो कि जो भी आप प्रोसीजर करेंगे, जो भी आप पावर लेंगे, जो भी आप प्रोसीडिंग में आपको जो भी लगता है वो सब कुछ प्रिस्क्राइब मैनर में होना चाहिए। द कंसिलिएशन ऑफिसर शॉल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सेटलमेंट, कंसिलिएशन ऑफिसर किस चीज के लिए है, पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट विदाउट डिले। ठीक है, विदाउट डिले इन्वेस्टिगेट करना है और मैटर्स जो भी अफेक्टेड होते हैं, जो राइट ऑफ द सेटलमेंट देयर ऑफ एंड मे डू ऑल सच थिंग्स दैट ही थिंक्स फिट्स फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग पार्टीज, जो फेयर सेटलमेंट लाने के लिए, उस डिस्प्यूट में लाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो कि विद इन द लिमिटेड होगा। ठीक है ना, इफ द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ एनी अदर मैटर्स डिस्प्यूट इज राइट इन द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड कंसिलिएशन शॉल सेंड द रिपोर्ट टू द appropriate government। किसको भेज रहे हैं, appropriate government को भेजते हैं। authorized in their behalf by the appropriate government together by the memorandum of the settlement signed by the parties। ठीक है now, if most important, if no such settlement arrived, समझ लो कि उसने जो सेटलमेंट सब कुछ करी, वो सेटलमेंट आई ही नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ठीक नहीं लग रहा है, डिस्प्यूट्स में जो हुआ, जो डिस्प्यूट के पार्टी होंगे उनको लगा कि ये सब सही नहीं है, वो सेटलमेंट आया ही नहीं, समझ लो। तो क्या होगा, नो सच सेटलमेंट अराइव्ड, तो कंसिलिएशन ऑफिसर शॉल एज सुन एज प्रैक्टिकेबल आफ्टर द क्लोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर द क्लोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओहो, after the close of investigation send the appropriate government a full report setting the forth कि उसने कौन से स्टेप लिए, उन्होंने क्या किया, और सेटलमेंट के फुल स्टेटमेंट देने हैं और उनके ओपिनियन क्या थे। ठीक है, ये सब कुछ क्या करेगा, कंसिलिएशन ऑफिसर करेगा, क्लोज करेगा इन्वेस्टिगेशन को और क्या बताएगा कि मैंने ये तरीके अपनाए, फिर भी सेटलमेंट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, फुल रिपोर्ट सेटिंग स्टेप्स टेकन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, किसको भेजेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेगा ना। इन एनी कंसिडरेशन द लेबर कोड, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है फिर क्या करेंगे, सेटिस्फाई होते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, आप ये वाला जो प्रॉब्लम है रेफरेंस करेंगे बोर्ड को, कोर्ट को या तो ट्रिब्यूनल्स को, अगर उन्हें लगता है तो। ठीक है, फिर वो रेफरेंस देंगे, जैसे ही क्लोज ऑफ इन्वेस्टिगेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिर उसके बाद ही वो रेफरेंस देंगे। ठीक है ना, द रिपोर्ट अंडर द सेक्शन शॉल बी सबमिटेड विद इन द 14 days, ये पीवाईक्यू है। ओके, अगर आपको कोई वॉइस सुनाई दे रही तो प्लीज डू इग्नोर इट। Okay, submitted within the 14 days of the commencement of the conciliation proceeding। तो यहाँ पे कंसिलिएशन ऑफिसर को रिपोर्ट कितने दिन में देनी है, 14 डेज। ओके, आपको और भी मिलेंगे अभी, 1 month, 2 month और 3 month वाले भी मिलेंगे। तो आपको पहले कंसिलिएशन ऑफिसर याद रखना है जो कि है 14 डेज। ठीक है, 14 डेज पहली चीज हो गई ना। सेक्शन नंबर 13 ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड। अब समझ लो कि जो ड्यूटी ऑफ द बोर्ड मतलब बोर्ड तक अब ये बात चली गई। ठीक है, तब ड्यूटीज क्या है बोर्ड की, ये भी वही सेम टू सेम डिट्टो चीज है कि थिंग फिट्स तो फिर वो विदाउट द इन्वेस्टिगेशन करेंगे और प्रिस्क्राइब मैनर में करेंगे, ये सब वही चीज है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर समझ लो कि मैटर जो है शॉल सेंड द रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टुगेदर इन द मेमोरेंडम, जो भी आया था उनका सोल्यूशन, जो भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग हुए उनके बोर्ड पे, वो चीज वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, अब वो भी साइन होकर, अब क्या हो गया कि नो सच सेटलमेंट अराइव, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो गई कि चलो कोई सेटलमेंट आया नहीं, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से सेंड करेंगे रिपोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फुल रिपोर्ट के साथ में, और इसके बाद में सेटिंग की हमने क्या क्या किया, हमने कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमने कौन से ओपिनियन लगाए, हमने कौन से फैक्ट्स लगाए, मुझे क्या पता चला, हमने क्या लिखा, हमने कौन सा सब्मिशन देने की कोशिश करी, ये सब कुछ वो यहाँ पे अपने रिपोर्ट्स में लिखेंगे, जो कि वो किसको भेजेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजेंगे। द बोर्ड शॉल सबमिट इट्स रिपोर्ट अंडर द सेक्शन विद इन 2 months। क्या हो गया, 14 डेज हो गया, 2 months। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
2 months. ओके, सो 2 months किसके लिए है? बोर्ड के लिए है. कंसिलिएशन ऑफिसर के लिए कितने हैं? 14 days है. ठीक है, उनको रिपोर्ट कब तक भेजनी है? 14 days में. और एक को किस बोर्ड में कब भेजनी है? 2 months में भेजनी है. ठीक है, तो सबको कितना कितना टाइम मिला है ये यहाँ पे बताया है. किसको भेजनी है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजनी है. ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. अब कोर्ट के पास कितनी ड्यूटी है? वही सब कुछ है, डिट्टो वही है, लेकिन अब उनके पास टाइम कितना है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए? 6 month. तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कमेंसमेंट ऑफ इस इंक्वायरी कब शुरू करेगी? उससे लेकर 6 month तक. अगर वो जून में शुरू करे तो जून से लेकर दिसंबर तक. ठीक है, तो 6 month जो भी है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेगी और 6 month के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट भेजनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को. अब देखो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ना एक चीज ये है कि अब तुम यहाँ पे डिस्प्यूट पे तुम स्ट्राइक करो लॉकआउट करो चलेगा. ठीक है, यहाँ पे सब चलेगा कोर्ट में. जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही होगी ना, जब वो इंक्वायरी करते रहते हैं सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं डीप डाउन, तो उस बीच में आप स्ट्राइक एंड लॉकआउट कर सकते हो. ठीक है, ये बोला गया है, आपको याद रखना है ना. सेक्शन नंबर 15, ड्यूटीज ऑफ द लेबर कोड ट्रिब्यूनल्स एंड नेशनल ट्रिब्यूनल्स. ड्यूटी क्या है? यही है कि आपको सारी भी चीजें हैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है. प्रोसीडिंग जितनी भी है आपको ऐसे प्रिस्क्राइब पैनल में करनी है. तो ये ड्यूटीज है. ठीक है. नाउ द फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट और अवार्ड. मतलब फॉर्म किस तरह का है? मतलब फॉर्म मतलब कि किस तरीके से होगी रिपोर्ट और अवार्ड, किस तरह से बनाई जाएगी, फॉर्म क्या है उसका. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 16 कहता है हमसे, क्या कह रहा है यहाँ पे कि रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड द कोर्ट शॉल बी इन राइटिंग. नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ. शॉल बी इन साइंड राइटिंग एंड shall be signed by all the members of the board court. Okay, as the case may be, provided that nothing in this section shall be deemed to prevent any member of the board court from recording any minute of dissent from a report or any recommendation made therein. अब देखो, बोर्ड कोर्ट में अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी कि डिसएग्रीमेंट आ गया है, तो वहां पे भी ऐसी कोई चीज प्रोवाइडेड है कि वो वहां से रुक नहीं सकते. मतलब उनको वहां से डीम किया गया है कि आप ये जो रिकॉर्ड्स है आप ये रिकॉर्ड्स में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस चीज की. आप रिकॉर्डिंग मतलब इन्हें रिटर्न लिख सकते हैं कि आपको कोई डिसएग्रीमेंट अगर हुई होगी तो. ठीक है, आपको वो भी है. तो फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स और अवार्ड में ये दिया गया है कि आप राइटिंग करेंगे, आप राइटिंग में देंगे, आप साइन करेंगे, आप सारे मेंबर से साइन लेंगे. बोर्ड कोर्ट के जितने मेंबर्स होंगे उनसे साइन लिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे फिर से वही है कि अगर कोई अवार्ड आता है लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल से नेशनल ट्रिब्यूनल से, शॉल बी राइटिंग एंड शॉल बी साइंड बाय इट्स प्रिसीडिंग ऑफिसर. ठीक है, ये हो गया फॉर्म ऑफ रिपोर्ट एंड अवार्ड. सेक्शन नंबर 17, पब्लिकेशन. ओके, पब्लिकेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये चीज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद इन हाउ मेनी डेज पब्लिकेशन करती है उस अवार्ड की या तो सेटलमेंट्स की. ठीक है, तो जो भी है तो रिपोर्ट ऑफ द कोर्ट, रिपोर्ट से आती है, कोर्ट से आती है, जो भी है एनी मिनट ऑफ डिसेंट रिकॉर्डेड देयर इन एवरी आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड एवरी अवार्ड ऑफ द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल सेशन शॉल बी विद इन 30 days. कितने डेज बोल रहा है? 30 days फ्रॉम रिसिप्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. जब वो रिसीप्ट हुई, जैसे ही अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास में तुम्हारा कोर्ट का अवार्ड चला गया कि हमने यहाँ पे इस वाले डिस्प्यूट में हमने ये अवार्ड दिया है उन्हें, तो जैसे ही ये होगा आप अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा. उस दिन से लेके 30 days, 1 month भी नहीं बोला है. ठीक है, एग्जाम में प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर कि ये 1 month नहीं बोला है, कितने दिन बोला है? 30 days बोला गया है. बी पब्लिश्ड इन सच अ मैनर एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक फिट्स. उसके बीच में कभी भी वो कर सकती है. सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ 17A जो है award of the published section number 7 sorry section number 1 clause 1 subsection shall be final and not be called in the question of any court. मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी फाइनल जो भी प्रोसेस होती है पूरी की पूरी, उसके बीच में आप कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कोर्ट से. ठीक है, ये फाइनल होगा. ठीक है, ये यहाँ पे बोला है. सेक्शन नंबर 17A, कमेंसमेंट. पब्लिकेशन हो गई, कमेंसमेंट कब होगा? कमेंसमेंट और पब्लिकेशन में अलग अलग चीजें होती है. ठीक है, कमेंसमेंट का मतलब ये होता है कि अब तो भाई आ गया अवार्ड. ठीक है, अवार्ड आ गया, अब पब्लिकेशन हो गई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से. अब कमेंस कब होगा, ये चीज कब एनफोर्स में आएगी? ठीक है, तो कमेंसमेंट जो है उसके लिए भी तारीख बताई गई है, उसके लिए भी डेज बताए गए हैं. ठीक है, द अवार्ड इंक्लूडिंग द आर्बिट्रेशन अवार्ड. क्या बोला गया है यहाँ पे? मार्क द वर्ड्स, व्हाट आर दे सेइंग? आर्बिट्रेशन अवार्ड भी बोला गया है, जो आर्बिट्रेटर से हमें मिलता है. ठीक है, तो अगर वो अवार्ड आया है शॉल बिकम एनफोर्सेबल, वो कब आएगा? 30 days में एनफोर्सेबल होगा. ओहो, व्हाट आई एम डूइंग. कितने दिन में होगा? 30
डेज में एनफोर्स होगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब पब्लिश करती है? 30 डेज में करती है। ऐसे ऐसे कॉमन कंपेयर करने की कोशिश करो, ठीक है। और कमेंट्स कब होगा? 30 डेज में ही होगा। प्रोवाइडेड दैट इफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन दैट इन द केस वेयर द अवार्ड हैज बीन गिवन बाय द लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स द इंडस्ट्री डिस्प्यूट बाय हिज पार्टी, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि अगर, अगर समझ लो, अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू बनता है कि अगर समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ओपिनियन में ऐसा लगता है कि जो भी नेशनल ट्रिब्यूनल्स है, मतलब कि जो अवार्ड दिया गया है नेशनल ट्रिब्यूनल के हिसाब से, ठीक है, नेशनल के हिसाब से जो अवार्ड दिया गया है उस डिस्प्यूट को लेके, वो पब्लिक ग्राउंड्स पे इफेक्ट कर रहा है नेशनल इकोनॉमी को या तो सोशल जस्टिस को, ठीक है, ये चीज इफेक्ट हो रही है ज्यादा लोगों को, ये जो अवार्ड आया है वो ठीक नहीं लग रहा है, ये उसका कोई पार्ट ऑफ द अवार्ड है वो ठीक नहीं लग रहा है। तो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, the central government, the appropriate government, or in the case of central government by the notification official gazette declare that award shall not become enforceable and expiry of the 30 days also। समझ लो कि इस 30 डेज में, जो 30 डेज में एनफोर्स होने वाला था, उसी 30 डेज के बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, ये 30 डेज के बाद भी इसे एनफोर्स में नहीं लाना है, ठीक है। तो किसी किसी नेशनल इकोनॉमी को या सोशल जस्टिस को प्रॉब्लम हुई है, समझ लो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और लोगों को इस अवार्ड से, तो वो चीज वहां पे रुकवाई जाएगी। सेकेंड चीज, where any declaration has been made in relation to an award or the appropriate government or the central government may within 90 days, क्या बोला है? किसी भी डिक्लेरेशन, मतलब कि कोई भी अवार्ड आया है, कोई डिसीजन आया है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है तो विद इन 90 डेज, पीवाईक्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही येलो से करके रख दिया है हाईलाइट कि 90 डेज में, विद इन 90 डेज में वो डेट ऑफ पब्लिकेशन में मॉडिफिकेशन, मतलब कि मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग या तो मॉडिफाइंग द अवार्ड, ठीक है, या तो वो रिजेक्ट करने के लिए बोलेगी या तो मॉडिफाई करने के लिए बोलेगी। कितने दिन के अंदर करना है उनको? विद इन 90 डेज करना है, ठीक है। एंड शॉल ऑन द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी लाई द अवार्ड टुगेदर एज अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इफ द ऑर्डर हैज बीन मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बिफोर द पार्लियामेंट, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाई गई है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का केस है तो वो पार्लियामेंट में जाना चाहिए, अगर वो स्टेट का तो लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट के पास जाएगा। वेयर एनी अवार्ड एज रिजेक्टेड और मॉडिफाइड, समझ लो कि कोई अवार्ड है जो कि रिजेक्ट भी हो चुका है, तो ये तो मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है। तो जो बिफोर द स्टेट ऑफ लेजिस्लेशन या तो फिर पार्लियामेंट में, वो कब एनफोर्सेबल होगा? वो एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज। तो ये भी पीवाईक्यू है, ठीक है। एक्सपायर तो 15 डेज के अंतर्गत उसको, फिर उसके बाद जैसे रिजेक्ट हो गया, मॉडिफाई हो गया, तो कितने दिन में उसको एनफोर्स में होना है? 15 डेज में होना है। अगर उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो कितने दिन में उसको, उसको कितने दिन में होना है? कितने दिन में होना है? 30 डेज में होना है। अगर कोई मॉडिफाई रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद वो एक्सपायरी ऑफ द 15 डेज के बाद वो एनफोर्स में आएगा, ठीक है। अगर समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हमें क्या करना है, हमें हमें मॉडिफाई करना है, तो कितने दिन में करना है रिजेक्ट या मॉडिफाई? कितने दिन में करना है? विद इन 90 डेज, ठीक है। तो ये 3 डेट्स, 3 डेज याद रहेंगे, डेज, ठीक है। प्लीज 1 मंथ या ऐसे कुछ मत करके आना, 29 डेज नहीं, 30 डेज लेकर, तो 30 डेज को ही आपको टिक मार्क करके आना है, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 17B, ठीक है। पेमेंट ऑफ द फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग इन हायर कोर्ट्स, ठीक है। अगर किसी कोर्ट में किसी वर्कमैन का अगर अवार्ड जो भी चल रहा है, जो भी प्रोसेस चल रहा है, उसके बीच में उसको फुल वेज ऑफ वर्कमैन को वेजेस मिलने चाहिए, तो इस बात की बात बोली गई है, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इन द केस ऑफ दिस द अवार्ड डायरेक्ट्स द रीइंसेंटमेंट ऑफ एनी वर्कमैन एंड द एम्प्लॉयर प्रेफर एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अवार्ड इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, द एम्प्लॉयर, ठीक है, कौन लाइबल है इस चीज के लिए? एम्प्लॉयर लाइबल है टू पे द वर्कमैन, सच वर्कमैन, और उसके उस पेंडेंसी ऑफ सच प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट, अगर वो हाई कोर्ट में चल रही है तो वो वहां पे उसको वेजेस देंगे, कितना देगा? फुल वेजेस देगा, जो उसने लॉस लास्ट ड्रॉन करे होंगे बाय हिम। इंक्लूसिव क्या है? मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी देना है उसको, जो कि उस रूल के अंतर्गत आता है, तो ठीक है, तो फुल वेजेस देने हैं। अगर वो हायर कोर्ट में अगर चल रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में चल रहा होगा, तो उस वर्कमैन को फुल वेजेस देने हैं। किसकी ड्यूटी है? एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। सेक्शन नंबर 18, person on whom the in the settlement and awards are binding, very important, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सेटलमेंट किस पे बाइंडिंग होता है? बाइंडिंग इन द सेंस है कि ये चीज तो बाइंड हो जानी चाहिए, मतलब ये चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है। किस किस पे होगी अप्लाई, ये बोला है, ठीक है ना।
A settlement or the arrive at by the agreement between the employer and the workman otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties of the agreement. पहली लाइन क्या बोल रही है कि कोई सेटलमेंट अगर अराइव्ड हुआ है एग्रीमेंट में, ठीक है, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन अदर देन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन, मतलब कंसिलिएशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है अभी यहाँ पे, क्या बोल रहा है, अगर कोई भी आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन या किसी भी और तरीके से कोई भी एग्रीमेंट हुआ था तो वो किस पे होगी, बाइंडिंग होगी पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट पे, ठीक है। सेकंड चीज, एन आर्बिट्रेशन अवार्ड which has become enforceable shall be binding on the parties of the agreement who's referred to the dispute of the arbitration, जिसने भी उस चीज को रेफर किया था उन पे, आर्बिट्रेशन के बाद जिसने भी रेफर किया था डिस्प्यूट को, उन पार्टीज पे ये चीज एनफोर्सेबल होगी, मतलब ये चीज बाइंडिंग होगी, ये चीज होनी ही है, उनके ऊपर बाइंडिंग होगी, ठीक है। द सेटलमेंट अराइव्ड एट द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन नंबर एक्ट 3 or the arbitration award in the case where the notification has been issued or an award labor court national tribunals or become enforceable be binding on, समझ लो कि लेबर कोर्ट से नेशनल ट्रिब्यूनल से या ट्रिब्यूनल के अवार्ड जो भी आए थे, जितने भी आए थे, वो किस किस पे बाइंडिंग होगी, अब किस पे होगी, ऑल द पार्टीज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ऑल द पार्टीज समन्ड, जो भी वहां अपीयर भी हुए थे, जो समन्ड हुए थे, ठीक है, वो भी वहां पे अपीयर हुए थे, उनके ऊपर भी ये चीज लागू होगी, ये डिस्प्यूट उन पे भी अप्लाई होगा, बाइंडिंग होगा। वेयर एन पार्टी रेफर्ड इज इन एन एम्प्लॉयर और हायर्स और सक्सेसर और असाइनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू विच द डिस्प्यूट रिलेट्स, मतलब कि इन सब पे भी ये चीज अप्लाई होगी। Where the party referred to in composed of the workmen all person who were employed in establishment or the part of the establishment, उस establishment में हो या उस part of the establishment हो, उस dispute के हो, उस dispute के जितने भी लोग थे, उन सब पे बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो ये आपको बस नाम याद रखने किस पे होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, पार्टीज ऑफ द एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन अवार्ड जिसने भी रेफर किया था, ठीक है। सेटलमेंट अराइव्ड इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, या तो अवार्ड जो मिला है लेबर ट्रिब्यूनल से, नेशनल ट्रिब्यूनल से, किस पे बाइंडिंग होगा, ऑल पार्टीज पे होगा, जो समन्ड हुए थे उस पे भी होगा, जो एम्प्लॉयर है, हायर से सक्सेसर है, असाइनीज है, वो भी होगा। उसके बाद में कंपोस्ट ऑफ वर्कमैन, ऑल पर्सन जो भी स्टैब्लिशमेंट में थे, उस पार्ट ऑफ डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी, आप इतना ही लिखेंगे, ओके ना। सेक्शन नंबर 19 क्या कह रहा है हमसे कि सेक्शन नंबर 19 पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द सेटलमेंट एंड अवार्ड। अगर अब तुम सोचो कि मैम आपने तो इतना सब कुछ बता दिया, अब बताओ कि मतलब ये कितने दिन तक रहता है भाई, ये अवार्ड सेटलमेंट है कितना दिन का। अब क्या होता है ना कि समझ लो कि जो वर्कमैन जो जिनके बीच में भी ये प्रॉब्लम हुई थी ना, उन लोग खुद से भी एक स्पेसिफाइड करते हैं कि इतने दिन तक ये रहेगा, ठीक है, ये अवार्ड इतने दिन तक एनफोर्स रहेगा, या तो फिर खुद ही लॉ बताता है कि ये कितने दिन तक एनफोर्स रहना चाहिए, ठीक है, और कितने दिन के कितने महीनों के बाद आप इसको फिर से डिसएग्रीमेंट में ला सकते हो या आप इसको टर्मिनेट कर सकते हो सेटलमेंट को, ठीक है। तो ये चीज भी लॉ ने भी दी है हमें, लेकिन अगर हमें खुद से फिट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, हम खुद से बता देंगे कि हाँ हम इतने दिन तक इसको रखेंगे, इतने दिन तक नहीं रखेंगे, ठीक है, इतने दिन के बाद हम इसे टर्मिनेट कर देंगे, तो ये खुद भी हो सकता है और हम खुद लॉ हमें खुद भी बताता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो जो सेटलमेंट है शॉल कम इनटू द ऑपरेशन ऑफ सच डेट एज इट इज एग्रीड अपॉन, ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया वही है, ठीक है, कि जो भी आपने डेट्स बनाई थी कि आप इतने महीने तक इतने महीने तक रखेंगे इसे, 4 महीने तक आप इसे एनफोर्स रखेंगे तो आप 4 महीने तक ही रखेंगे, ठीक है, ये तो वो वहां से आता है, पहली चीज तो मैंने यहीं पे बता दी, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना। नाउ सच सेटलमेंट शॉल बी बाइंडिंग ऑन सच पीरियड ऑफ एज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज इफ, अब आता है इफ नो सच पीरियड इज एग्रीड अपॉन, समझ लो कि कोई सच पीरियड एग्रीड ही नहीं हुआ है, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच मेमोरेंडम सेटलमेंट्स इज बीन साइंड, आज मैंने साइन किया, आज से लेके आज क्या है, चल क्या रहा है अभी, ओके दिसंबर चल रहा है, ठीक है, तो आज से लेके मई तक या जून तक 6 मंथ, ठीक है, इन 6 मंथ में, इस 6 मंथ तक ये चीज एनफोर्स रहेगी, ठीक है। आज मैंने साइन किया, आज से मई तक 6 मंथ तक जो भी एनफोर्स हुआ था वो रहेगा, ठीक है। अब देख लो, एंड शॉल कंटिन्यू टू बी बाइंडिंग, और तब तक उसके बाद भी वो बाइंडिंग चलनी चाहिए, पर वो बाइंडिंग कब तक चलेगी ये बताया, 6 मंथ। अब अब क्या बोल रहा है, until the expiry of the 2 months
from the date on which the notice is written in the writing of an intention of terminate. 6 मंथ तो बोला है, ठीक है, लेकिन 2 महीने एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ्स, उस 6 मंथ के बीच में अभी जनवरी और फेब्रवरी, ठीक है, फेब्रवरी जैसे ही खत्म होता है उस एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ्स के बाद क्या होगा कि कोई किसी को अगर टर्मिनेट करना होगा तो वो ये चीज को टर्मिनेट करने के लिए बोल सकते हैं, या तो रिटर्न एप्लीकेशन से भेज सकते हैं कि हमें टर्मिनेट करना है ये सेटलमेंट को, ठीक है। तो ये चीज वो हो गई। एनफोर्स तो 6 मंथ के लिए बोला गया है, उसके बाद भी बोला गया है, ठीक है, लेकिन टर्मिनेट कितने दिन के लिए बोला गया, कितने महीनों के बाद बोला गया, 2 मंथ्स के बाद के लिए। आज दिसंबर चल रहा है, समझ लो कि दिसंबर जनवरी, ठीक है, और फिर फरवरी, वहां पे 2 मंथ खत्म हो गए। अगर वहां से खत्म हो गए तो फरवरी में जो हुआ है उसके जो 2 मंथ खत्म हो गए उसके बाद वो लोग टर्मिनेट करने के लिए सेटलमेंट कर सकते हैं, सेटलमेंट टर्मिनेट करने के लिए बोल सकते हैं। एन अवार्ड शॉल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन रिमेन इन द ऑपरेशन ऑफ 1 ईयर। और अवार्ड कितने दिन तक के लिए बोला है, 1 ईयर के लिए बोला है, ठीक है, अगर कोई अवार्ड आता है तो, ठीक है, ये तो सेटलमेंट की बात थी। फ्रॉम द डेट ऑफ बिकम एनफोर्सेबल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिड्यूस इट फॉर फिक्स इट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि उसको बढ़ाना है या उनको कम करना है तो वो भी कर सकते हैं। इवन इफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द ऑपरेशन अवार्ड शॉल कंटिन्यू इन द बाइंडिंग। चलो अब समझ लो कि अगर सही सब कुछ सही चल रहा है तो क्या होगा कि ये जो बाइंडिंग है फिर भी वो कंटिन्यूस चलेगी पीरियड ऑफ द 2 मंथ, जब तक कोई टर्मिनेट करने के लिए या तो कोई चीज कभी बोलने के लिए नहीं आता तब तक कुछ सब कुछ वैसे का वैसा ही चलना चाहिए। ओके ना। सेक्शन नंबर 20, कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। कमेंसमेंट क्या है और कंक्लूजन क्या है, ठीक है। आप समझ लो कि सारी चीजें अब सारी चीजें हो गई है, अच्छे से हो गई है, ठीक है। तो अब कंक्लूजन क्या है उस प्रोसीडिंग का। द कंसिलिएशन ऑफिसर शॉल बी डीम्ड टू हैव commenced on the date on which the notice of the strike lockout under is received by the conciliation officer on the date। मतलब कि कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग का मतलब पहली चीज ये हो गई कि कंसिलिएशन ऑफिसर ने जब अपना रिपोर्ट लॉकआउट और स्ट्राइक हुआ जब था उस बीच में जब वो कंप्लीट हो गई थी उसकी रिपोर्ट, तब वो पहला एक कमेंसमेंट उसका कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग हो गया पहला। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शॉल बी डीम्ड टू बी हैव कंक्लूडेड वेयर द सेटलमेंट इज अराइव, मोमेंटन इज सेटलमेंट इज बीन साइंड, ये पहला हो गया। वेयर नो सेटलमेंट इज अराइव्ड, द रिपोर्ट ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर रिसीव्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और व्हेन द रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड इज पब्लिश्ड। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी सेटलमेंट नहीं आया था लेकिन कंसिलिएशन ऑफिसर ने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेज दी थी, उस दिन जिस दिन ये रिपोर्ट भेजी गई थी उस दिन से लेकर वो चीज वहां से कंक्लूजन प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, उनके लिए वो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। भले ही उसमें सेटलमेंट आया हो या ना आया हो, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जिस दिन वो मिल गई उस दिन वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। वेयर द रेफरेंस ऑफ द मेड टू द कोर्ट, sorry, court, labor court, tribunals, or national tribunals under section number 10 during the proceeding of the conciliation proceeding, conciliation pendency of the conciliation proceeding। और कोई भी जो रेफरेंस है वो रेफरेंस अगर कोर्ट नेशनल ट्रिब्यूनल तक गया था, कोई भी कंसिलिएशन जो प्रोसीजर चल रहा था वो चीज अगर समझ लो लेबर कोर्ट तक पहुंच गई है, ठीक है, तो उस दिन भी वो चीज कंफर्म हो गई, कंसिलिएशन वहां से वो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो तीन चीज मिल गई, जिस दिन वो साइन हो गया या जिस दिन वो सेटलमेंट आ गया उस दिन पहला हो गया, वो चीज कंक्लूड हो गई। उसके बाद सेकंड चीज हो गई कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंच गया, उस दिन जिस दिन वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पहुंचा उस दिन वो चीज वहां पे कंप्लीट हो गई। और अगर वो रेफरेंस अगर लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल तक चला गया तो भी वो प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो लेबर कोर्ट जो देखेगा वो, ठीक है। Proceeding after an arbitration 10A before the labor court or national tribunals shall be deemed to be have comment on the date of the reference of the dispute of the arbitration adjudication in the case may be as such proceeding shall be deemed to be have concluded। जिस दिन जैसे मैंने अभी बोला जो भी प्रोसीडिंग वहां तक पहुंचती है उस दिन वो वहां पे कंक्लूड हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द कमेंसमेंट एंड द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग। यहाँ पे तीन चीजें हैं, हाईलाइट ही कर देती हूँ, ठीक है। साइंड हो गई, ओहो, साइंड हो गई, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंच गई, ये पीवाईक्यू है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन आ चुका है, वो मुझे क्वेश्चन मिल नहीं रहा है। इसमें ना डेट्स लिखी हुई थी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये 29 अक्टूबर कोई क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में ये डेट लिखी थी, मुझे आज भी याद है। मुझे वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा है लेकिन अभी तक, लेकिन अगर वो मिलता है तो मैं नेक्स्ट वाले इसमें बताऊंगी, ठीक है। आप उसमें वो साइलेंट करके, तो जो रिसीव्ड हुआ है वो 29 या 25 अक्टूबर को हुआ था, तो वो जो कंसिलिएशन ऑफिसर वो किस दिन कंप्लीट हुई, तो उसमें ये ऑप्शन था कि जब वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिसीव्ड हो गई,
ठीक है, तो ये वो आंसर था, तो ये पीवाईक्यू है। ठीक है, उसके बाद में सर्टन सेक्शन नंबर 21 सर्टन मैटर्स टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी जो भी मैटर्स है वो कॉन्फिडेंशियल ही होने चाहिए। कभी आप ऐसे जाके नहीं बता सकते अरे पता है ये वाला केस चल रहा है यार, ये प्रॉब्लम हो गई, पता है हमारे पास ये विक्टिम है या जो भी है, आप ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही रखेंगे, आप ये सब किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है, ये सारे सर्टन मैटर्स है, आप इसको अपने पास ही रखेंगे। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन सुनने की कोशिश करी थी, सो लेट्स ट्राई इट आउट कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज ट्राई टू पॉज द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू गिव योर ओन आंसर्स, उसके बाद मैं इसे चेकआउट करना। ठीक है ना, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 empowers the appropriate government। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एम्पावर किसको कर रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कर रहा है टू कॉन्स्टिट्यूट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। आपको सेक्शन नंबर याद है, आप अपने मन में बोलेंगे क्या सेक्शन नंबर है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। टू इंक्वायर इनटू एनी मैटर अपीयरिंग टू बी कनेक्टेड विद और रेलेवेंट टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू इंक्वायर into matters refer to this and submit its report। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करनी है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऑर्डिनरली विद इन सच पीरियड और विच पीरियड ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इंक्वायरी। मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या आ गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या सेक्शन है, मैंने आपसे पूछा है, आप खुद से बताएंगे तो कमेंट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी कब होगी, मतलब कि क्या वो 1 मंथ में होगी, क्या वो 2 मंथ में होगी, क्या वो 4 मंथ में होगी, क्या वो 6 मंथ में होगी। जल्दी से बताइए आंसर। और अगर आपको आता है तो वेरी गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और अगर आपको समझ में आ गया एक ही वीडियो में आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, द आंसर इज 6 मंथ। ठीक है, अगर आपका ये करेक्ट था तो वेरी गुड। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सेक्शन नंबर क्या है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विद इन हाउ मेनी डेज द ग्रीवियंस रिड्रेसल कमिटी may complete this proceeding in receipt of the written application। ठीक है, सेक्शन नंबर 9C। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी को कब तक अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट करनी है। क्या मैंने ये आपको वीडियो के अंदर बताया था कि ये पूरा स्लाइड ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे कितने दिन है, कितने दिन का है, आप खुद से बताएंगे। ठीक है, 20 डेज है क्या, कि 25 डेज है, कि 30 डेज है, कि 40 डेज है। ठीक है, खुद से बताना है। अगर आपका राइट आंसर था 30 डेज, so very good, very proud of you। okay, now सेक्शन सॉरी नेक्स्ट सेक्शन बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 था ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन और द स्टैट्यूटरी मशीनरीज, मैंने आपको मशीनरीज पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें से ग्रीवियंस हैंडलिंग जो है, ये ग्रीवियंस हैंडलिंग एक स्टैट्यूटरी मशीनरी जो 9C है हमारे लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, राइट। तो अगर आपका आंसर अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था तो वेरी गुड, वेरी प्राउड ऑफ यू ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि which of the following are non-statutory bodies for prevention and settlement dispute। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया था, देखो मैंने आपको क्या बोला था कि एक नॉन स्टैट्यूटरी है, एक प्रिवेंशन है और एक सेटलमेंट है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको क्या बताया था, ट्राई पार्टीज है जिसमें आता है ILC SLC आता है। ठीक है, लेकिन आपको समझ लो कि आपको ये नहीं पता, समझ लो आपको नहीं पता, आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा। ठीक है, पर मैंने आपको सेटलमेंट, हमने एक्ट तो पढ़ लिया है ना, इसमें से क्या बोल रहा है, नॉन स्टैट्यूटरी बताओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्टैट्यूटरी, तो आप स्टैट्यूटरी निकाल लो ना पहले। अगर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन स्टैट्यूटरी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी स्टैट्यूटरी है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये बच गया, SLC बच गया, ILC बच गया। ठीक है, तो क्या हम ऑप्शन में सिर्फ फिर भी निकाल सकते हैं, देखो 1, 2 एंड 4, हमारे पास आंसर है क्या, 1, 2 एंड 4 है हमारे पास, तो B इज द आंसर। ओके, सो आई होप यू गेट दिस, कि मैंने आपको किस तरह से बताया कि आपको भले ही नॉन सेचुटरी नहीं पता था लेकिन आपको सेचुटरी पता था। ठीक है, तो आपको बस इतने में दिमाग लगाना है, आपका आराम से आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, अभी तक आप बने रहे मेरे साथ में, थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही पसंद आ रहे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इट विल मोटिवेट मी मोर एंड मोर। ठीक है, इसी के साथ में अब मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, इसकी मैंने PPT बनाई नहीं है पर आई विल मेक इट अप फॉर यू। उसी के साथ में थैंक यू so much and have a very very wonderful day। Bye।